लाइव इमेजेस। इजराइल पर भारी बैलिस्टिक मिसाइल हमला हो रहा है। मैंने यहां लगभग 7 साल तक रिपोर्टिंग की है और कभी भी किसी इजरायली शहर पर ऐसा हमला नहीं देखा। इजराइल ने तेहरान की वायु रक्षा क्षमताओं और ठिकानों को निशाना बनाया है, जहां से ईरान इजराइल पर मिसाइलें और ड्रोन दाग सकता है। मध्य पूर्व में हालात सचमुच बैलिस्टिक हो रहे हैं। इजरायली जेट ईरान के अंदर हवाई वर्चस्व बनाए हुए हैं। मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर हमले हो रहे हैं और ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के अंदर बरस रही हैं। चलिए मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर हो रहे तेजी से बढ़ते हमलों की पूरी जानकारी लेते हैं। इजराइल के ईरान पर हमले के बाद इराक में अमेरिकी सैनिकों वाले ठिकाने पर 3 ड्रोन हमला हुआ, अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने शनिवार को बताया। अधिकारी ने कहा कि ड्रोन को नष्ट कर दिया गया। पश्चिमी इराक में ऐन अल असद एयरबेस पर हुए हमले की जिम्मेदारी किसी भी समूह ने नहीं ली है। इराक में ईरान समर्थित ताकतवर मिलिशिया का एक नेटवर्क इजराइल ईरान संघर्ष के बढ़ने के बीच ज्यादातर शांत रहा है। अतीत में इन मिलिशियाओं ने कई बार इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर इजराइल को हमास के खिलाफ वॉशिंगटन के समर्थन का बदला लिया। शनिवार को भी लगातार दूसरे दिन इराक में सशस्त्र गुटों के समर्थकों ने तेहरान में इजरायली बमबारी की निंदा करते हुए बगदाद के केंद्र में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा वाले ग्रीन जोन, जहां अमेरिकी दूतावास है, में प्रवेश नहीं किया। अब इराक के बगदाद में अमेरिकी दूतावास के बारे में थोड़ी और जानकारी। 11 जून को इजराइल द्वारा ऑपरेशन शुरू करने से कुछ दिन पहले अमेरिकी विदेश विभाग ने बगदाद दूतावास से गैर जरूरी कर्मचारियों को निकालने का आदेश दिया था। इस प्रस्थान के पीछे कारण था अमेरिका ईरान तनाव के बीच बढ़ा हुआ सुरक्षा जोखिम। यह निर्देश आंशिक था, अर्थात दूतावास अभी भी चालू है और वहां केवल आवश्यक राजनयिक और सुरक्षा कर्मचारी तैनात हैं। इसका मतलब है कि इराक में कुछ अमेरिकी नागरिक हैं, लेकिन 5 दिन पहले की तुलना में उनकी संख्या अब बहुत कम है। अब मैं यह बात इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि अमेरिका के इस ईरान और इजराइल के बीच युद्ध में घसीटे जाने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। अब जाहिर है कि यह एक विवादास्पद विषय है। ईरान के अंदर परमाणु ठिकानों पर हमले की बात करना और यूट्यूब को ऐसे विषयों पर बात करने वाले वीडियो पसंद नहीं आते। इसीलिए हमें वाकई में आप लोगों की मदद की जरूरत है। अगर आप नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा दें तो बहुत मदद मिलेगी। इससे वीडियो को सच में बहुत फायदा होता है। पहला तरीका तो यह है कि अगर अमेरिकी ठिकानों या अमेरिकी दूतावासों पर हमला होता है तो वह एक बहुत ही स्पष्ट स्थिति है। हाल ही में ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को धमकी देते हुए कहा है कि यदि अमेरिका ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से इजराइल की रक्षा करता रहा तो वे अमेरिकी सैनिकों पर हमला करेंगे। पिछले 2 दिनों में जब भी ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा में ईरान के हमलों के खिलाफ मदद की है। लेकिन अब तक ईरान ने सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका को चेतावनी देने के अलावा कुछ नहीं किया है। दूसरी स्थिति जहां मैं देखता हूं कि अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो सकता है, वह तब है जब ईरान होर्मुज जल मरुमध्य को बंद कर देता है और यमन के हूती रेड सी के दूसरी तरफ बाब अल मंदेब जल मरुमध्य को बंद कर देते हैं। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इराक, कतर और ईरान जैसे देश होर्मुज जल मरुमध्य का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में तेल और प्राकृतिक गैस निर्यात के लिए करते हैं। तो अगर कभी ईरान द्वारा यह जल मरुमध्य बंद कर दिया जाता है तो हम जानते हैं कि इससे पूरी दुनिया में, सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका में ही नहीं बल्कि एक बड़ी तेल और ऊर्जा संकट पैदा हो जाएगी। अमेरिकी सरकार और सेना को हस्तक्षेप करना होगा ताकि नौवहन की स्वतंत्रता फिर से सुनिश्चित हो सके। सौभाग्य से यहीं पर मेरे पास कुछ अच्छी खबर है। ईरान नहीं चाहता कि अमेरिका इसमें शामिल हो। इजराइल पहले से ही ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडरों और बलों जैसे IRGC, ईरानी सेना और नौसेना का सफाया कर रहा है। यह सब अमेरिका के बिना ही हो रहा है। सोचिए अगर वो भी शामिल हो जाए तो क्या होगा। ईरान के पास इजराइल जैसे सहयोगी नहीं है। ईरान के पास इजराइल या अमेरिका जैसी सैन्य शक्ति नहीं है। इसलिए उन्होंने हूथी, हमास और हिजबुल्लाह का उपयोग कर प्रतिरोधी गठबंधन का निर्माण किया।
वे इजराइल के साथ युद्ध को ईरान से दूर रखना चाहते थे। लेकिन अब जब सब कुछ खत्म हो गया है, दुनिया वास्तव में देख सकती है कि ईरानी सेना कितनी शक्तिशाली है। ईरानी नेतृत्व भी इससे वाकिफ है। यही कारण है कि वे ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जिससे अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो जाए। वे अमेरिका से युद्ध में मध्यस्थता करने को कह रहे हैं। अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच संधि करवाना चाहता है। इसके पीछे एक सीधा कारण है। इजराइल ने पहले एक जोरदार हमला किया। सिर्फ ऑन ऑपरेशन के पहले 15 मिनटों में इजराइल ने 20 शीर्ष IRGC कमांडरों और 6 परमाणु वैज्ञानिकों को खत्म कर दिया, जिन्होंने वर्षों तक ईरानी परमाणु कार्यक्रम को तैयार किया था। एक नई रिपोर्ट के अनुसार इजराइल लगभग 1 साल से इन वैज्ञानिकों की गतिविधियों पर नजर रख रहा था, जिससे वे ऐसा कर पाए। उन्हें पिछले साल इन वैज्ञानिकों की हर समय की स्थिति की पूरी जानकारी थी और इसी वजह से हमने देखा कि हमले बिल्कुल सटीक उसी जगह पर हुए जहां ये वैज्ञानिक मौजूद थे। कई बार तो बहुमंजिला इमारत में जिस खास कमरे में टारगेट था, उसी कमरे को निशाना बनाया गया। बहुत बहुत सटीक। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने हमें ये वीडियो दिया जिसमें दिखाया गया है कि यह सब कैसे हुआ। जिन क्षेत्रों पर IDF और अन्य सैन्य बलों ने हमला किया वे लाल रंग से हाईलाइट किए गए हैं, लेकिन आप अभी जो देखेंगे वह वहां हुई कुछ रिपोर्ट की गई मौतें हैं। यह जानकारी IDF द्वारा प्रदान की गई है और उनके द्वारा जारी किए गए वास्तविक बयान में कहा गया उद्धरण, हम अब पुष्टि कर सकते हैं कि ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ, IRGC के कमांडर और ईरान के इमरजेंसी कमांड के कमांडर, इन सभी को इजरायली हमलों में जो 200 से अधिक फाइटर जेट्स द्वारा ईरान भर में किए गए, खत्म कर दिया गया। ये तीनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्दयी जनसंहारक माने जाते हैं। दुनिया इनके बिना कहीं ज्यादा बेहतर जगह है। मैं ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर की मौत के बारे में आपकी राय जानना चाहता हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपने कही, क्योंकि जैसा कि आपने बहुत समझदारी से बताया, यह बहुत सटीक और बहुत ही विशिष्ट है। इजरायली सरकार, लोग और सेना का ईरानी लोगों के खिलाफ कुछ नहीं है, बल्कि इसके विपरीत है। लेकिन उसे उन लोगों को हटाना ही होगा जो धमकी दे रहे थे, सक्रिय रूप से शामिल थे, धमकी दे रहे थे, और न केवल इजराइल के खिलाफ, बल्कि इजराइल तो सिर्फ पहला कदम था, बल्कि वास्तव में पूरे पश्चिम के खिलाफ क्षमताएं बना रहे थे। और अगर आप ध्यान दें तो हमलों ने इस अभियान के पहले चरणों में उन लोगों के खिलाफ बहुत ही सटीक तरीके से निशाना साधा था। और अगर आप तस्वीरों में ध्यान दें तो ये फ्लैट्स के ब्लॉक हैं, न कि पूरा ब्लॉक गिराया गया यानी पड़ोसी सुरक्षित रहे, लेकिन उन लोगों के बहुत ही खास फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स को ही निशाना बनाया गया। और आप यह उन तस्वीरों में देख सकते हैं जो आप ऑनलाइन दिखा रहे हैं। यही असल बात है कि इजरायली सरकार खुद को, अपने नागरिकों और अपने लोगों को बचाने के लिए ऐसा कर रही है। इसमें कोई राजनीति नहीं है। ईरान की सेना के कई सदस्यों की हत्या कर दी गई, जिनमें परमाणु वैज्ञानिक शामिल नहीं थे। स्क्रीन पर सभी नाम देखे जा सकते हैं। मैं 2 महत्वपूर्ण नामों पर ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिनमें से एक हुसैन सलामी हैं, जो IRGC के प्रमुख थे। वह उसी व्यक्ति हैं जिन्होंने हसन सुलेमानी की जगह ली जब 2018 में ट्रंप ने उनकी हत्या करवाई थी। और उनसे 2 पद नीचे इस्माइल कानी हैं, जो आयतुल्ला के सबसे विश्वस्त और महत्वपूर्ण सहयोगी हैं और निर्णय लेने में उनकी अहम भूमिका है। उन पर भी हमला किया गया था। इस हत्या के बाद ईरान में जबरदस्त घबराहट फैल गई और IRGC के कई शीर्ष नेता और यहां तक कि सरकार के लोग भी देश छोड़कर भागने लगे। वे रूस के लिए उड़ान भरने लगे। यहां कुछ रिपोर्ट्स हैं। हम देख सकते हैं कि एक पैसेंजर फ्लाइट ईरान से उड़ रही है और संदेह है कि उस विमान में नेतृत्व के कई परिवार मौजूद हैं। हालात इतने खराब हो गए कि IRGC को ऐलान करना पड़ा कि कोई भी IRGC सदस्य जो अपनी ड्यूटी पर नहीं आएगा उसे गद्दार माना जाएगा। यह तब हुआ जब उनमें से कई लोग खुद को बचाने के लिए देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे। यह एक अहम मिशन है। हम आतंकियों को निशाना बना रहे हैं और इसी दौरान ईरानी शासन हमारे नागरिक इलाकों पर बमबारी कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या की 2 बार कोशिश की गई है। यह कोई नई बात नहीं है।
उन्होंने अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी की। उन्होंने बेरूत में 241 मरीन सैनिकों को मार डाला। उन्होंने इराक और अफगानिस्तान में अपने आईडी से हजारों अमेरिकियों को मार डाला और घायल कर दिया। उन्होंने अमेरिकी झंडा जलाया और अमेरिका की मौत हो के नारे लगाए। हमारा शत्रु आपका भी शत्रु है। हमारे कार्य से हम उस खतरे का सामना कर रहे हैं जो देर सवेर हम सभी के लिए संकट बन जाएगा। हमारी जीत आपकी जीत होगी। हम विजय प्राप्ति का इरादा कैसे रखते हैं? हमने पहले से ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। हमने उनके वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व को खत्म कर दिया है। हमने परमाणु हथियार बनाने की दौड़ में सबसे आगे वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञों को खत्म कर दिया है जो हमें और दूसरों को खतरे में डाल सकते थे। हमने ये सब और भी बहुत कुछ किया है, लेकिन हम इस बात से भी वाकिफ हैं कि अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है। हम तैयारी कर रहे हैं। हमने तेहरान तक रास्ता बना लिया है और हमारे पायलट वहां उड़ान भर रहे हैं। आयतुल्लाह शासन को अप्रत्याशित झटके देंगे, मैं आपको यह आश्वस्त कर सकता हूं। हमारे पास संकेत हैं कि ईरान के वरिष्ठ नेता पहले ही अपना सामान बांध रहे हैं। उन्हें आभास हो गया है कि क्या होने वाला है। अगर हमने कुछ नहीं किया होता तो यह बेईमान शासन परमाणु हथियार बनाकर उन्हें आतंकवादियों को देने की योजना बना रहा था। हमारे पास इसकी जानकारी थी। यह परमाणु आतंकवाद की चरम स्थिति है। इजराइल विश्व के लिए खतरा बन रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी जनता और दुनिया के कई अन्य लोगों के स्पष्ट समर्थन के साथ, तो भगवान की मदद से और सभी स्वतंत्र समाजों की सद्भावना और दृढ़ संकल्प के साथ हम जीतेंगे। शुरुआती घबराहट कम होने पर ईरान ने तेल अवीव पर हमला कर शुरुआती हमलों का जवाब देना शुरू किया। ईरान के पास एक व्यापक और मजबूत मिसाइल कार्यक्रम है जिसमें 1000 से 8000 तक बैलिस्टिक मिसाइलें हो सकती हैं। प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि इजराइल कई मिसाइलों और लॉन्चरों को निष्क्रिय करने में सफल रहा। जब ईरान ने जवाबी हमला करने का फैसला किया तो यह इजरायली नागरिकों के लिए लाभदायक साबित हुआ। रिपोर्टों के अनुसार आयतुल्लाह ने IRGC को इजराइल पर 1000 बैलिस्टिक मिसाइलें दागने का आदेश दिया था, परंतु अधिकांश मिसाइलें निष्क्रिय कर दी गईं। फिर भी ईरान ने प्रतिशोध में हमला बोला और इस पर कुछ शुरुआती रिपोर्टें यहाँ हैं। जॉन सैंड्रा, आपने वो लाइव तस्वीरें देखी। इजराइल पर भारी बैलिस्टिक मिसाइल हमला जारी है। मैंने यहां लगभग 7 साल तक रिपोर्टिंग की है और कभी भी किसी इजरायली शहर पर ऐसा हमला नहीं देखा। आपने वहां जितनी एयर डिफेंस देखी वह अभूतपूर्व है। लगता है कि वे तेल अवीव के कुछ प्रमुख केंद्रों को लक्षित कर रहे हैं। ध्यान रहे कि इजराइल का रक्षा मंत्रालय किर्यात, जो उनका पेंटागन जैसा है, यहां से महज कुछ मील दूर है। कम दूरी की मिसाइल रक्षा प्रणालियों का इस्तेमाल शुरू करने से यह संकेत मिलता है कि यह इजराइल के दूसरे सबसे बड़े शहर पर सीधा हमला है। हमें नहीं पता कि अन्य इलाकों में क्या हो रहा है और हमें पूरी तरह समझने के लिए इंतजार करना होगा और ज़्यादा जानकारी जुटानी होगी कि किन जगहों को निशाना बनाया गया। लेकिन जो हमने देखा और आपने उन लाइव तस्वीरों में देखा, उसमें ज़बरदस्त धमाके आसमान को हिला रहे थे। आप धमाकों की आवाज़ें सुन सकते थे। तेल अवीव में रोशनी की चमक दिख रही थी। तभी हमने फैसला किया कि हमें थोड़ी और सुरक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि यह इजराइल के लिए एक अभूतपूर्व क्षण है। हमने लाइव स्ट्रीम के दौरान इस बात पर चर्चा की कि ईरान खास तौर पर तेल अवीव को क्यों निशाना बना रहा है, क्योंकि इजराइल की कई रक्षा संरचनाएं वहीं स्थित हैं। ईरान अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। अधिक जानकारी यहां उपलब्ध है। इजराइल द्वारा ऑपरेशंस शुरू किए गए। ईरान ने आज सुबह जवाबी कार्रवाई की, लेकिन उससे पहले इजराइल ने आज सुबह और हमले किए और अब ईरान फिर से जवाबी कार्रवाई कर रहा है। क्या कोई खास वजह है कि वे इस समय विशेष रूप से तेल अवीव को निशाना बना रहे हैं बजाय इजराइल के अन्य शहरों के? तेल अवीव में इजरायली कमांड अथॉरिटी 2 शहरों तेल अवीव और यरूशलेम में बंटी हुई है। तेल अवीव में इजरायली डिफेंस फोर्सेस और मोसाद के मुख्यालय स्थित हैं। इसी वजह से वे तेल अवीव को इतना निशाना बना रहे हैं। इजरायली रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय आज सुबह सिर्फ 2 घंटे पहले हमला हुआ था। हमें ठीक नहीं पता कि कितनी मिसाइलें दागी गईं, लेकिन मेरा अनुमान है कि वे काफी संख्या में मिसाइलें दाग रहे हैं, क्योंकि उनमें से कुछ सफलतापूर्वक निशाने पर पहुंच रही हैं। इजराइल के पास बेहतरीन वायु रक्षा प्रणाली होने के बावजूद सभी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकना अत्यंत कठिन है।
बैलिस्टिक मिसाइलें हमास द्वारा इजराइल पर दागे जा रहे रॉकेट्स की तुलना में काफी अधिक तेज गति से चलती हैं। आयरन डोम उन धीमी गति के रॉकेट्स को आसानी से रोक सकता है और उन्हें गिराना भी सरल होता है। बैलिस्टिक मिसाइलों की अत्यधिक गति व तीव्र यात्रा इन्हें रोकना कठिन बनाती है। आज सुबह नुकसान की कुछ तस्वीरें भी मौजूद हैं। हाँ ठीक है, यह रीलोड हो रहा है, लेकिन यहाँ कुछ नुकसान की तस्वीरें हैं। मुझे यह एक रिहायशी इलाका लग रहा है। अब यह सुबह की बात है। यह हालिया हमलों से नहीं है। हमारे पास हालिया हमले की कुछ फुटेज है, लेकिन वह अभी अभी 10 मिनट पहले हुआ है। यह वही है, यह हालिया वाला है तो यह 10 मिनट पहले हुआ था। यह निश्चित रूप से बहुत बुरा हमला होने वाला है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह डाउनटाउन में है, तो यह निश्चित रूप से नागरिक इलाका है। इजराइल ने कहा था कि अगर ईरान नागरिक इलाकों को निशाना बनाता है तो वह ईरान में अपनी कार्रवाइयों का विस्तार करेगा, जो सिर्फ सैन्य और परमाणु ठिकानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तेल सुविधाओं और संपत्तियों को भी शामिल करेगा। अब हम ध्यान ईरान पर केंद्रित करते हैं, क्योंकि इजरायली कार्रवाइयां जारी हैं और मोसाद के जासूस अभी भी तेहरान के अंदर सक्रिय हैं। हाल ही में तेहरान से चौंकाने वाली फुटेज सामने आई, जहां एक मिसाइल शहर से लॉन्च हुई और वहीं गिर गई। कई लोगों ने इस पर अटकलें लगाईं। कई लोगों का अनुमान है कि तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने वाले मोसाद एजेंट्स हैं। हालांकि मुझे इसकी सच्चाई का पता नहीं है। आइए इस फुटेज को देखते हैं। ओह, ओह, मैं यहाँ मारूंगी। पुनः मैं अस्वीकार करता हूं। यह युद्ध का कोहरा है। हमें ठीक से नहीं पता कि यहां क्या हुआ। क्या यह एक मिसफायर था या यह मोसाद एजेंट्स कुछ करने की कोशिश कर रहे थे? यदि यह एक मिसफायर था तो ईरान इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन यह मानना असंभव नहीं है कि ये मोसाद जासूस हो सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि 2 रात पहले रिपोर्ट मिली थी कि इजराइल ने ईरान में ड्रोन बेस बनाया है और ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू होने से ठीक पहले उन्हें एक्टिवेट किया गया था। ड्रोन ने ईरान के एयर डिफेंस को निशाना बनाया ताकि इजरायली मिसाइलें और जेट बिना रोक टोक ईरानी हवाई क्षेत्र में उड़ सकें। ऑपरेशन शुरू होने के कुछ घंटे बाद इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने वीडियो जारी किए जिसमें इजरायली एजेंट्स ईरान में ऑपरेट कर रहे थे। चलिए एक वीडियो साथ में देखते हैं। वीडियो क्लिप में शुरू में एजेंट्स ड्रोन की दिशा निर्धारित करते दिखे और अंत में कई रूसी ड्रोन विरोधी प्रणालियां दिखाई दी। ये रूसी S-300 और रूसी S-400 हैं और ये एयर डिफेंस बेसिकली बेकार साबित हो रहे हैं क्योंकि ड्रोन और मिसाइलें इन्हें आसानी से नष्ट कर रही हैं। एयर डिफेंस का काम ईरानी हवाई क्षेत्र में मौजूद मिसाइलों और ड्रोन को गिराना है, लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। इजरायली जेट और मिसाइल उन्हें तबाह कर रहे हैं। मेरा मानना है कि ईरान को रूस से अपने पैसे वापस लेने चाहिए। मुझे लगता है पुतिन ने वो पैसा पहले ही यूक्रेन में खर्च कर दिया है।